अगला हेडिंग दो, संसद का कामकाज या संसद की कार्यवाहियां। ठीक, संसद की प्रतिदिन की कार्यवाही को दो भागों में बांटा जाता है। प्रतिदिन की कार्यवाही कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। आ जाओ। ठीक, प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक। प्रथम बैठक 11 बजे से भोजन अवकाश तक होता है। प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक। प्रथम बैठक कितने से कितने बजे? 11 बजे से लेकर भोजन अवकाश तक। भोजन अवकाश के पश्चात सायंकाल तक द्वितीय बैठक होता है। ठीक, संसद का कामकाज या कार्यवाहियां, प्रतिदिन की कार्यवाही को दो भागों में बांटा जाता है, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक। प्रथम बैठक सुबह 11 बजे से भोजन अवकाश तक तथा द्वितीय बैठक भोजन अवकाश के पश्चात सायंकाल तक, शाम तक। ठीक, इसके अंतर्गत प्रश्नकाल, ठीक है, के रूप में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा होता है शून्यकाल। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बारे में अध्ययन करना है। ठीक, तो प्रश्नकाल क्या है? सदन के सदस्य मंत्रियों से या अन्य सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं। ठीक, जिस समय प्रश्न पूछा जाता है वो कौन सा काल है? प्रश्नकाल। ठीक, इसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न पहले से निर्धारित रहते हैं। ठीक, प्रश्न पूछने से पहले इसकी सूचना सदन के महासचिव को दी जाती है। प्रश्न पूछने से पहले इसकी सूचना किसको दी जाती है? सदन के महासचिव को। ठीक, जिस प्रश्न का उत्तर जानना है, ठीक है, जिस प्रश्न का उत्तर जिस दिन जानना है उस दिन से कम 10 दिन पूर्व तथा अधिक से अधिक 21 दिन पूर्व इसकी सूचना किसको दी जाती है? महासचिव को दी जाती है। ठीक, ये इसकी शुरुआत 1892 के अधिनियम से हो चुकी थी। ठीक है, प्रश्नकाल क्या है? ऐसा काल या ऐसी अवधि जिसमें सदस्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है या सदस्यों से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न काल में पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इन प्रश्नों की सूचना किसको दे दी जाती है? सदन के महासचिव को दे दी जाती है। ठीक, प्रश्न का उत्तर जिस दिन जानना होता है उस दिन से कम 10 दिन पूर्व और अधिक से अधिक 21 दिन पूर्व इसकी सूचना किसको दी जाती है? महासचिव को दी जाती है। इसकी शुरुआत कब से हो चुकी थी? 1892 के अधिनियम से। ठीक, 11 से 12 बजे का समय क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। 11 से 12 बजे का समय क्या कहलाएगा? प्रश्नकाल। इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी सूचना किसको दी जाएगी? सदन के महासचिव को दी जाएगी। जिस दिन उत्तर जानना है उस दिन से कम 10 दिन पूर्व और अधिक से अधिक 21 दिन पूर्व किसको सूचना दी जाती है? सदन के महासचिव। ठीक, इसके अंतर्गत 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल के अंतर्गत 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न। कौन सा प्रश्न? तारांकित प्रश्न। ठीक, दूसरा है अतारांकित प्रश्न और तीसरा है अल्प सूचना पत्र प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न। ठीक, सबसे पहले देखते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या है? इस प्रकार के प्रश्नों में तारा का चिन्ह लगा होता है, स्टार का चिन्ह लगा होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या बना होता है? तारा, स्टार बना होता है। ठीक, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मौखिक में दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप मुझे कुछ प्रश्न पूछेंगे, मुंह से बोलकर पूछेंगे, मतलब ये कैसा प्रश्न है? मौखिक में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछने के साथ उत्तर जानने के बाद आप अनुपूरक प्रश्न, क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी सदस्य एक तारांकित प्रश्न के साथ 2 अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। कितना अनुपूरक प्रश्न? ठीक, जैसे आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आने वाली है, मैंने अपने हिसाब से कुछ बोल दिया, उसके बाद 2 दनादन क्वेश्चन और दाग दो।
तो उसी को क्या बोलते हैं? अनुपूरक प्रश्न। ठीक, तो एक सदस्य एक तारांकित प्रश्न के साथ कितना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है? 2 अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, लोकसभा में एक सदस्य एक दिन में केवल एक ही तारांकित प्रश्न पूछ सकता है, जबकि राज्यसभा में एक सदस्य एक दिन में केवल 3 तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, लोकसभा में एक दिन में एक सदस्य सिर्फ 1 तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। राज्यसभा में एक दिन में एक सदस्य कितना तारांकित प्रश्न पूछ सकता है? 3 तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। इसमें प्रश्नों की सूची हरे रंग में छपी होती है। प्रश्नों की सूची किस रंग में छपी होती है? हरे रंग में छपी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तारांकित प्रश्न क्या है? कुछ नहीं, ये देखो, ये कॉपी का पेज है। ठीक, इसमें प्रश्न किस रंग में छपे होंगे? हरे रंग में छपे होंगे। ठीक, इन प्रश्नों में क्या लगे होंगे? स्टार लगे होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक में दिए जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आप क्या पूछ सकते हैं? अनुपूरक प्रश्न। एक प्रश्न के साथ कितना अनुपूरक प्रश्न? 2 अनुपूरक प्रश्न। तो लोकसभा में कितना तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 1। लोकसभा में 1 तारांकित प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न कितना? 2। वैसे ही राज्यसभा में कितना तारांकित प्रश्न? 3, और उसके कितने अनुपूरक प्रश्न हो जाएंगे? 3 दूने 6 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये तारांकित प्रश्न। अगला देखते हैं अतारांकित प्रश्न। इसका उल्टा है। अतारांकित प्रश्न जिसमें तारा नहीं बने होते, स्टार नहीं बने होते, ऐसा स्टार नहीं बना होता है। किसमें? अतारांकित प्रश्न में। इसके उत्तर लिखित में दिए जाते हैं। अब लिखित में दिए जाते हैं तो अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है क्या? नहीं। ठीक, लोकसभा में एक सदस्य 230 अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है। राज्यसभा के अंतर्गत इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन 200 प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा प्रश्न? अतारांकित प्रश्न। ठीक, अतारांकित प्रश्न की सूची सफेद रंग की होती है। अतारांकित प्रश्नों की सूची किस रंग में छपी होती है? सफेद रंग में छपी होती है। चलो बोलो फिर से। अतारांकित प्रश्न में तारा बने होते हैं क्या? नहीं बने होते। इसमें प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्या? नहीं। ठीक, लोकसभा में एक दिन में अधिकतम कितना अतारांकित प्रश्न पूछा जा सकता है? 230। राज्यसभा में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन एक दिन में 200 से कम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लगभग 200 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसमें प्रश्नों की सूची किस रंग में छपी होती है? किस रंग में? सफेद रंग। ठीक, अगला है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न का अत्यंत जरूरी और तात्कालिक महत्व होता है। ठीक, 10 दिन की अवधि से पूर्व भी किसी प्रश्न का उत्तर जानना होता है तो किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करेंगे? अल्प सूचना प्रश्न। इसके उत्तर मौखिक में दिए जाते हैं और एक दिन में किसी भी सदन में एक ही अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो, तात्कालिक महत्व का हो, तो उसके लिए कौन सा प्रश्न इस्तेमाल किया जाएगा? अल्प सूचना प्रश्न। इसमें प्रश्नों के उत्तर मौखिक में दिए जाएंगे। ठीक, किसी भी सदन में एक ही अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी भी सदन में एक ही अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है और इसमें प्रश्नों की सूची हल्के गुलाबी रंग की होती है। ठीक है, प्रश्नों की सूची हल्के गुलाबी रंग की होती है। किस रंग में छपी होती है? हल्के गुलाबी रंग में छपी होती है। बस। ठीक, तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा। तारांकित और अतारांकित प्रश्नों में अंतर लिखिए। तारांकित प्रश्न से आप क्या समझते हैं, या प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछेगा तारांकित प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 4 पॉइंट इसमें से दे देगा, फिर बोलेगा पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, 1 2 सही, 2 3 सही, सब गलत। समझ में आ गया क्वेश्चन का फॉर्मेट? ठीक, चलो बोलो अब, रिवीजन करो। तारांकित प्रश्न में क्या बने होते हैं? तारा बने होते हैं। प्रश्नों के उत्तर मौखिक में दिए जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न, ठीक है, लोकसभा में कितना तारांकित प्रश्न? 1, और उसके साथ कितना अनुपूरक? 2।
राज्यसभा में कितना तारांकित प्रश्न? 3। उसके साथ कितना अनुपूरक? 3 दूने 6। प्रश्नों की सूची किस रंग में छपी होती है? हरे रंग में। अतारांकित प्रश्न में तारा बना होता है क्या? नहीं। प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा में प्रावधान नहीं है, लेकिन 200 लगभग 200 के आसपास प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रश्नों की सूची सफेद रंग में होती है। अल्प सूचना प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों का अत्यंत जरूरी महत्व होता है, तात्कालिक महत्व होता है। ठीक, 10 दिन की अवधि से पूर्व किसी प्रश्न का उत्तर जानना होता है तो कौन सा प्रश्न यूज करते हैं? अल्प सूचना प्रश्न। 10 दिन की अवधि से पूर्व किसी प्रश्न का उत्तर जानना हो तो अल्प सूचना प्रश्न का प्रयोग करते हैं और उत्तर मौखिक में प्राप्त किए जाते हैं। एक दिन में किसी भी सदन में एक ही अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, एक दिन में किसी भी सदन में एक ही अल्प सूचना प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों की सूची किस रंग में होती है? हल्के गुलाबी रंग में होती है। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक, तो ये था प्रश्नकाल। इसके बाद देखेंगे शून्यकाल। चलो लिखना शुरू करो। ठीक है, तो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। ठीक है, पूरे इंस्टीट्यूट में अफवाह फैला हुआ है। हाँ, पहला। ठीक, दूसरा, 4 केक को अकेले ही खा लिया, ऐसा भी अफवाह फैला है। ठीक है, किसने दिया, कहां से प्राप्त हुआ, कहां काटा गया, इस बात की जानकारी भी लोगों को हो गई है। चलो लिखना शुरू करो भाई। संसद की कार्यवाहियां। ठीक, पहले एक लाइन लिखेंगे। संसद की प्रतिदिन की कार्यवाही को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। संसद की प्रतिदिन की कार्यवाही को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। संसद की प्रतिदिन की कार्यवाही को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, पहला पॉइंट लिखें, प्रथम बैठक। प्रथम बैठक सुबह 11 बजे से भोजन अवकाश तक। सुबह 11 बजे से भोजन अवकाश तक। सुबह 11 बजे से भोजन अवकाश तक। प्रथम बैठक सुबह 11 बजे से भोजन अवकाश तक। द्वितीय बैठक। द्वितीय बैठक में लिखे भोजन अवकाश के पश्चात। भोजन अवकाश के पश्चात सायंकाल तक। भोजन अवकाश के पश्चात सायंकाल तक। भोजन अवकाश के पश्चात सायंकाल तक। ठीक, चलिए नीचे लाइन से फिर से पॉइंट नंबर 1, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल सायंकाल मतलब शाम तक। ये देखो सायं काल। ठीक, प्रश्नकाल हेडिंग दो, इसमें लिखो पहला पॉइंट, सदन में सदस्यों द्वारा प्रश्न किए जाते हैं। सदन में सदस्यों द्वारा प्रश्न किए जाते हैं तथा उसके उत्तर दिए जाते हैं। सदन में सदस्यों द्वारा प्रश्न किए जाते हैं तथा उसके उत्तर दिए जाते हैं।
सदन में सदस्यों द्वारा प्रश्न किए जाते हैं तथा उसके उत्तर दिए जाते हैं। ठीक। इस काल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों पर प्रश्न किया जाता है। इस काल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों पर, पूर्व निर्धारित मुद्दों पर प्रश्न किया जाता है। इस काल में पूर्व निर्धारित मुद्दों पर प्रश्न किया जाता है। इस काल में पूर्व निर्धारित मुद्दों पर प्रश्न किया जाता है। ठीक। अगला पॉइंट, प्रश्न पूछने से पहले इसकी सूचना सदन के महासचिव को दी जाती है। प्रश्न पूछने से पहले इसकी सूचना सदन के महासचिव को दी जाती है। प्रश्न पूछने से पहले इसकी सूचना सदन के महासचिव को दी जाती है। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट, जिस तिथि को उत्तर जानना है, जिस तिथि को, तिथि मतलब दिन, जिस तिथि को उत्तर जानना है उस तिथि से कम 10 दिन, उस तिथि से कम 10 दिन तथा अधिक से अधिक 21 दिन पूर्व, तथा अधिक से अधिक 21 दिन पूर्व इसकी सूचना सदन के महासचिव को देना आवश्यक है। अधिक से अधिक 21 दिन पूर्व इसकी सूचना सदन के महासचिव को देना आवश्यक है। ठीक। कम से कम 10 दिन तथा अधिक से अधिक 21 दिन पूर्व इसकी सूचना सदन के महासचिव को देना आवश्यक है। ठीक। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, सर्वप्रथम भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्रश्न पूछने की प्रक्रिया आरंभ हुई। सर्वप्रथम भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, सर्वप्रथम भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्रश्न पूछने की प्रक्रिया आरंभ हुई। बस। ठीक। हो गया। नीचे लाइन से इसको बनाओ ज्यों का त्यों। संसदीय प्रश्न को 3 शाखाओं में बांटो, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। उसके बाद फिर पहला पॉइंट हेडिंग दो, तारांकित प्रश्न। हो गया यशवंत? ठीक। तारांकित प्रश्न हेडिंग दीजिए। तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न हेडिंग दीजिएगा।
इसमें लिखें, इस प्रकार के प्रश्नों में पॉइंट नंबर 1, हाँ ये नहीं लिखना है, मैं लिखवा रहा हूं बोलकर। पहला हेडिंग दीजिए तारांकित प्रश्न, इसमें लिखेंगे पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट लिखें, इस प्रकार के प्रश्नों में तारा या स्टार का चिन्ह लगा रहता है। इस प्रकार के प्रश्नों में तारा या स्टार का चिन्ह लगा रहता है। ठीक, अगला पॉइंट, प्रश्नों के उत्तर मौखिक में दिए जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर मौखिक में दिए जाते हैं। अगला पॉइंट, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो गया। अगला पॉइंट, जिस सदस्य ने तारांकित प्रश्न पूछा हो, जिस सदस्य ने तारांकित प्रश्न पूछा हो वह 2 अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। जिस सदस्य ने तारांकित प्रश्न पूछा हो वह 2 अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। वह 2 अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। ठीक, अगला, लोकसभा में एक दिन में एक सदस्य, लोकसभा में एक दिन में एक सदस्य सिर्फ एक तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। लोकसभा में एक दिन में एक सदस्य लोकसभा में एक दिन में एक सदस्य सिर्फ एक तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, अगला पॉइंट, राज्यसभा में एक दिन में एक सदस्य राज्यसभा में एक दिन में एक सदस्य अधिकतम 3 तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, अगला पॉइंट, इसमें प्रश्नों की सूची हरे रंग में छपी होती है। इसमें प्रश्नों की सूची हरे रंग में छपी होती है। ठीक, अगला लिखो, अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न, ठीक, इसमें लिखो,
इसमें तारा चिन्ह अंकित नहीं रहता, इसमें तारा चिन्ह अंकित नहीं रहता, इसमें तारा चिन्ह अंकित नहीं रहता। इसमें तारा चिन्ह अंकित नहीं रहता। ठीक, दूसरा पॉइंट, इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। ठीक, अगला, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ठीक, अगला, लोकसभा में एक दिन में अधिकतम लोकसभा में एक दिन में अधिकतम लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, राज्यसभा में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राज्यसभा में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राज्यसभा में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सामान्यतः एक दिन में, आगे लिखें, सामान्यतः एक दिन में 200 से कम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, सामान्यतः एक दिन में 200 से कम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्यतः एक दिन में 200 से कम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट, इन प्रश्नों की सूची सफेद रंग की होती है। इन प्रश्नों की सूची सफेद रंग की होती है। इन प्रश्नों की सूची सफेद रंग की होती है। ठीक, अगला लिखें, अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, अल्प सूचना प्रश्न में लिखें, इस प्रकार के प्रश्नों का अत्यंत जरूरी तथा तात्कालिक महत्व होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का अत्यंत जरूरी तथा तात्कालिक महत्व होता है। अत्यंत जरूरी तथा तात्कालिक महत्व होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का अत्यंत जरूरी तथा तात्कालिक महत्व होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का अत्यंत जरूरी तथा तात्कालिक महत्व होता है। ठीक, अगला पॉइंट, 10 दिन की अवधि से पूर्व
किसी प्रश्न के उत्तर जानने हेतु यह पूछा जाता है। 10 दिन की अवधि से पूर्व किसी प्रश्न के उत्तर जानने हेतु यह प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा प्रश्न? अल्प सूचना प्रश्न। 10 दिन की अवधि से पूर्व किसी प्रश्न के उत्तर जानने हेतु यह प्रश्न पूछा जाता है। बस, ठीक। अगला पॉइंट, इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक में दिए जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक में दिए जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक में दिए जाते हैं। ठीक। अगला पॉइंट, सामान्यतः एक दिन में किसी भी सदन में सामान्यतः एक दिन में किसी भी सदन में एक ही अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है। सामान्यतः एक दिन में किसी भी सदन में एक ही अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है। एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किसी भी सदन में कोई भी पूछे, एक ही पूछेगा। ठीक है। सामान्यतः एक दिन में किसी भी सदन में एक ही अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है। एक दिन में किसी भी सदन में एक ही अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट, प्रश्नों की सूची हल्के गुलाबी रंग की होती है। प्रश्नों की सूची हल्के गुलाबी रंग की होती है। हो गया नोट यहां तक? चलिए आगे देखिए। प्रश्नकाल पढ़ लिया, अब है अगला शून्यकाल। प्रश्नकाल कब से कब तक? 11 से 12 बजे तक। शून्यकाल 12 बजे चालू होता है 1 बजे तक। शून्यकाल 12 से 1 बजे तक। ठीक। शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में नियमों के तौर पर नहीं है, प्रश्नकाल संसदीय प्रक्रिया में नियमों के तौर पर है, वो लिखा हुआ है, लेकिन शून्यकाल का वर्णन नहीं है। 1962 में मीडिया ने इसे यह नाम दे दिया। 1962 में मीडिया ने यह नाम दे दिया। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाती है, उसके प्रश्नों के उत्तर जाने जाते हैं। ठीक। बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। किसके अंदर? शून्यकाल। जबकि प्रश्नकाल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों के उत्तर जाने जाते हैं। लिखे हो, प्रश्नकाल में लिखे हो, इसमें पहले से निर्धारित प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। उसे 3 भागों में बांटा जाता है, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना। तारांकित में मौखिक में दिए जाते हैं, अतारांकित में लिखित में, अल्प सूचना में मौखिक में, लेकिन वो ज्यादा जरूरी होता है, महत्व का होता है। 10 दिन से पहले जानना होता है तो अल्प सूचना प्रश्न में जाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? तो शून्य काल में हमको सूचना नहीं देना पड़ता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मतलब लिख के नहीं दिया जाता है, स्टार लगा के नहीं दिया जाता है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, दनादन क्वेश्चन दागते जाओ, तो ये क्या है? शून्य काल। आपने मुझे पहले से नहीं बताया है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, तो क्या है? शून्य काल। ठीक, आज आपने बता दिया मुझे कि ये क्वेश्चन में डाउट है, पहले से बता दिया है, तो कल उसे मैं क्लियर करूंगा, तो वो क्या है? प्रश्न काल। शून्य काल पहले से मुझे नहीं पता रहेगा, पहले से आपने मुझे नहीं बताया है कि कौन से प्रश्न आपके मन में है, तो उन प्रश्नों के उत्तर या उन प्रश्नों की चर्चा क्या है? शून्य काल। कब से कब तक? 12 से 1 बजे तक। 1962 में मीडिया ने यह नाम दिया है। किसने नाम दिया है? मीडिया ने। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक,
पीठासीन अधिकारी डिसाइड करता है कि कौन से समय को शून्यकाल रखा जाए, कौन से समय को प्रश्नकाल रखा जाए। ठीक, अगर चाहे लोकसभा अध्यक्ष तो क्या कर सकता है, 11 से 12 बजे को शून्यकाल कर सकता है और 12 से 1 बजे तक को प्रश्नकाल कर सकता है, उनकी मर्जी, वो चेंज कर सकती है इसमें। ठीक, तो वर्तमान में लोकसभा में अभी 11 से 12 बजे तक का समय कौन सा समय है, प्रश्नकाल। लोकसभा में, हाँ, लोकसभा में प्रश्नकाल कौन सा है, 11 से 12 बजे तक। ठीक, और शून्यकाल कौन सा है, 12 से 1 बजे तक। राज्यसभा में उल्टा चलता है, राज्यसभा में 12 से 1 बजे तक क्या है, प्रश्नकाल, और शून्यकाल क्या है, 11 से 12 बजे तक। ठीक है, तो ये 2014 से ऐसा लागू हुआ है। राज्यसभा में प्रश्नकाल कौन सा है, 12 से 1, शून्यकाल 11 से 12। इसकी शुरुआत कब से हुई, 2014 से। लेकिन लोकसभा में अभी भी प्रश्नकाल का समय 11 से 12, शून्यकाल का समय 12 से 1। कोई कंफ्यूजन इसमें? लोकसभा में प्रश्नकाल का समय क्या है, प्रश्नकाल का समय, हाँ, 11 से 12, प्रश्नकाल ही बोला ना। लोकसभा में प्रश्नकाल और प्रश्नकाल का समय, राज्यसभा में प्रश्नकाल और प्रश्नकाल, 0 से 1 बोल दे रहे हो आप। ऐसे निकल जाता है कभी कभी, है ना, गड़बड़ी में सब गड़बड़ी हो जाती है। कोई समस्या नहीं है, मुंह से भले वैसे निकल जाता है, लेकिन हाथ और पेन सही सही चलता है कॉपी में। ठीक है, ये कभी कभी उल्टा हो जाता है, मुंह से सही सही बोलते हैं, हाथ का पेन गलत काम कर लेता है। उदाहरण के लिए दुर्गा बोलती सही सही है, लेकिन लिखती कुछ कुछ गलत गलत है। मजाक कर रहा हूं। क्या सर, मैं ही मिली थी बेइज्जती करने के लिए, और कोई नहीं मिला। समझ में आ गया? चलो लिखो, शून्यकाल हेडिंग दो। ठीक, न्यूज़पेपर में आप सुनते होंगे शून्यकाल चल रहा है, प्रश्नकाल चल रहा है, ऐसा सुनते होंगे ना, पढ़ते होंगे। तो आपने आज इस क्लास में समझ लिया शून्यकाल और प्रश्नकाल क्या है। शून्यकाल में लिखेंगे पहला पॉइंट, संसद की प्रतिदिन की कार्यवाही के, संसद की प्रतिदिन की कार्यवाही के, संसद की प्रतिदिन की कार्यवाही के, संसद की प्रतिदिन की कार्यवाही के 12 बजे से 1 बजे तक की अवधि शून्यकाल कहलाती है। 12 बजे से 1 बजे तक की अवधि शून्यकाल कहलाती है। ठीक, अगला पॉइंट, इसका प्रावधान, इसका प्रावधान संसदीय प्रक्रिया में नियमों के तौर पर नहीं है। इसका प्रावधान संसदीय प्रक्रिया में नियमों के तौर पर नहीं है। इसका प्रावधान संसदीय प्रक्रिया में नियमों के तौर पर नहीं है। तौर पर नहीं है, इसका प्रावधान संसदीय प्रक्रिया में नियमों के तौर पर नहीं है। इसे 1962 में मीडिया द्वारा यह नाम दिया गया है। इसे 1962 में मीडिया द्वारा यह नाम दिया गया है। इसे 1962 में मीडिया द्वारा यह नाम दिया गया है। ठीक, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो, बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बिना किसी पूर्व सूचना के, ये याद रखना है। इसमें सूचना नहीं दी जाती, किसमें, शून्यकाल में। किसमें सूचना दी जाती है, प्रश्नकाल में। बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व का प्रश्न पूछा जा सकता है। बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व का कोई भी प्रश्न
पूछा जा सकता है। ठीक, नीचे लाइन से लिखे नोट। पीठासीन अधिकारी प्रश्नकाल को शून्यकाल तथा शून्यकाल को प्रश्नकाल की अवधि में परिवर्तित कर सकता है। पीठासीन अधिकारी प्रश्नकाल की अवधि को शून्यकाल की अवधि में, पीठासीन अधिकारी प्रश्नकाल की अवधि को शून्यकाल की अवधि में तथा शून्यकाल की अवधि को प्रश्नकाल की अवधि में बदल सकता है। ठीक, प्रश्नकाल की अवधि को शून्यकाल में तथा शून्यकाल की अवधि को प्रश्नकाल की अवधि में बदल सकता है। बस, तो ये रहा शून्यकाल के साथ साथ संसद की कार्यवाही। क्विक रिवीजन फटाफट, ठीक है, क्विक रिवीजन देखते हैं। संसद की कार्यवाही को दो भागों में बांट दिया, एक 11 बजे से भोजन अवकाश तक और दूसरा भोजन अवकाश से लेके सायंकाल तक। ठीक, इसके अंतर्गत दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक प्रश्नकाल और दूसरा शून्यकाल। प्रश्नकाल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों के उत्तर जाने जाते हैं और इसकी सूचना सदन के महासचिव को दी जाती है कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 21 दिन पूर्व। इसकी शुरुआत 1892 के अधिनियम में हो चुकी थी। इतना समझ में आ रहा है? प्रश्नकाल, काल मतलब समय या अवधि, प्रश्न पूछने की अवधि प्रश्नकाल है। ठीक, इसके अंतर्गत 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक जो तारा लगा हुआ होता है, दूसरा जिसमें तारा नहीं लगा हुआ होता, तीसरा जो बहुत ही जरूरी और तात्कालिक महत्व का होता है। ठीक है, तारा लगा हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, तारांकित प्रश्न। मौखिक में उत्तर दिए जाते हैं। मौखिक में जैसे आप कुछ मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उत्तर मौखिक में दूंगा, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे तो वैसे ही अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितना? 2। लोकसभा में 1 तारांकित प्रश्न, राज्यसभा में 3 तारांकित प्रश्न और प्रश्नों की सूची हरे रंग में छपी होती है। अतारांकित प्रश्न में तारा नहीं होता है, उत्तर लिखित में दिए जाते हैं, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 230, राज्यसभा में तय नहीं है लेकिन 200 तक पूछे जा सकते हैं। ठीक, प्रश्नों की सूची किस रंग में छपी होती है? सफेद रंग। अल्प सूचना प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों का जरूरी महत्व होता है, तात्कालिक महत्व होता है, उत्तर मौखिक में दिए जाते हैं। एक सदन में एक ही अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी सदन में एक ही अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है। किस रंग में छपी होती है? हल्के गुलाबी। 10 दिन की अवधि से भी पहले आपको प्रश्नों के उत्तर जानने हैं तो किसका यूज करेंगे? अल्प सूचना प्रश्न। शून्यकाल 12 से 1 बजे तक के समय को कहा जाता है, जिसमें बिना पूर्व सूचना के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, 1962 में मीडिया ने यह नाम दे दिया है। पीठासीन अधिकारी चाहे तो 11 से 12 को शून्यकाल कर सकता है, उसकी मर्जी। वो प्रश्नकाल की अवधि को शून्यकाल, शून्यकाल की अवधि को प्रश्नकाल में परिवर्तित कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो वर्तमान में लोकसभा में 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 शून्यकाल। राज्यसभा में 2014 से 12 से 1 प्रश्नकाल, 11 से 12 शून्यकाल। समझ में आ गया सबको? चलिए अगला हेडिंग दीजिए। संसद में विधेयक से कानून निर्माण की प्रक्रिया। हाँ, ये दोनों भोजन अवकाश के पहले हो जाता है, चर्चा होता है खाली। ठीक है, द्वितीय बैठक में चर्चा शाम के 6 बजे तक, 5-6 बजे तक। अगला हेडिंग दीजिए, संसद में विधेयक से कानून निर्माण की प्रक्रिया। हेडिंग दीजिएगा,
संसद में विधेयक से कानून निर्माण की प्रक्रिया। विधेयक से कानून निर्माण की प्रक्रिया, ये आपको मालूम है। विधेयक से कानून कैसे बनता है? तो विधेयक से कानून बनाने के लिए 3 वाचन होते हैं। ठीक, कितने वाचन? 3 वाचन, 3 बैठकें होती है। मेंस में काम आ सकता है, प्री में भी काम आ सकता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में विधेयक का क्या होता है? प्रस्तुतिकरण, पूरा स्थापित, मतलब प्रस्तुतिकरण। ठीक, द्वितीय वाचन में क्या होता है? आम बहस, चर्चा। तृतीय वाचन में क्या होता है? भाषागत त्रुटियों को दूर किया जाता है, पारित कर दिया जाता है। खत्म, इतना ही है। ठीक है, इसके अलावा और आगे हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले विधेयक को किसी एक सदन में लाया जाएगा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा, दूसरे सदन से भी पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, साइन होगा, विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। ठीक, तो ये कानून निर्माण की प्रक्रिया कितने वाचनों में पूरी होती है? 3 वाचन। प्रथम वाचन में विधेयक को पूरा स्थापित, मतलब प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय वाचन में विधेयक के सिद्धांतों पर चर्चा की जाती है, बहस की जाती है। यह सबसे विस्तृत, व्यापक और महत्वपूर्ण वाचन होता है, दूसरा वाला वाचन। तीसरा वाचन में कुछ नहीं करते। तीसरा वाचन में भाषागत और अन्य औपचारिक त्रुटियों को दूर किया जाता है, इसमें बहस नहीं किया जाता। बस इतना ही लिखना है। मेंस में आएगा 2 नंबर का, बाकी प्रीलिम्स में आएगा कि विधेयक से कानून निर्माण की प्रक्रिया कितने वाचनों में पूरी होती है? 3 वाचन, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वाचन कौन सी है? द्वितीय वाचन। ठीक, तृतीय वाचन में कोई संशोधन नहीं करते, केवल भाषागत त्रुटियों को दूर किया जाता है। बस चलो लिख लो, संसद में विधेयक से कानून निर्माण की प्रक्रिया। हेडिंग हो गया, नीचे लाइन से लिखें, कानून का निर्माण 3 वाचनों में पूरा होता है। कानून का निर्माण 3 वाचनों में पूरा होता है। वाचन, नॉट वचन, वाचन। ठीक, प्रथम वाचन, नीचे लाइन से लिखिए, प्रथम वाचन। आप लोग पूरा लिखिएगा, है ना? प्रथम वाचन, ऐसा पूरा लिखेंगे। कानून का निर्माण 3 वाचनों में पूर्ण होता है। पहला है प्रथम वाचन, इसमें लिखें, प्रथम वाचन में क्या करते हैं? विधेयक को पूरा स्थापित किया जाना। 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 ठीक, अगला पॉइंट, द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन, ठीक, द्वितीय वाचन में लिखो, विधेयक के सिद्धांतों तथा उपबंधों पर विचार विमर्श किया जाता है। ठीक, विधेयक के सिद्धांतों एवं उपबंधों पर विचार विमर्श किया जाता है। यह सबसे विस्तृत, व्यापक तथा महत्वपूर्ण वाचन होता है। यह सबसे विस्तृत, व्यापक तथा महत्वपूर्ण वाचन होता है। यह सबसे विस्तृत, व्यापक तथा महत्वपूर्ण वाचन होता है। इसमें आम बहस की जाती है। इसमें आम बहस की जाती है।
अगला लिखिए तृतीय वाचन। इसमें लिखिए तृतीय वाचन में, इसमें भाषागत तथा अन्य औपचारिक त्रुटियों को दूर किया जाता है। इसमें भाषागत तथा अन्य औपचारिक त्रुटियों को दूर किया जाता है। इसमें भाषागत तथा अन्य औपचारिक त्रुटियों को दूर किया जाता है। इसमें बहस या संशोधन नहीं किया जाता। इसमें बहस या संशोधन नहीं किया जाता। ये विधि निर्माण का कार्य से द्वितीय बैठक में होता है। हाँ, ये विधि निर्माण का कार्य हाँ, द्वितीय बैठक में क्या बोल रहे हैं? द्वितीय बैठक होता है या हाँ, द्वितीय बैठक में आम बहस होगा। तृतीय बैठक में जो लिखावट है, जो भी हमने कंटेंट उसमें लिखा, वाचन में पूरा जो विधि निर्माण का है, हम्म। पूरा जो द्वितीय वाचन हम्म, ये द्वितीय बैठक में होता है कि क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर आपने जो बताया अच्छा, दो बैठक जो बताया, प्रथम और द्वितीय बैठक। हाँ, द्वितीय बैठक में होता है आखिरी काम। ये हाँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? एक बार बोल रहे हैं, ठीक। इसमें भाषागत तथा अन्य औपचारिक त्रुटियों को दूर किया जाता है। ये जो बोल रहे हैं दूसरी बैठक में होती है, ऐसा बोल रहे हैं जो पहले लिखा हूं। नहीं, उससे अलग है, ये दूसरा टॉपिक है। ठीक, विधेयक से कानून निर्माण की प्रक्रिया 3 वाचनों में, जो सुबह भी हो सकती है, शाम भी हो सकती है, मतलब पहला दूसरा बैठक में हो सकती है। जब ये चलता है वो नहीं चलता। हाँ, हाँ। इसमें भाषागत तथा अन्य औपचारिक त्रुटियों को दूर किया जाता है। इसमें बहस या संशोधन नहीं किया जाता। ठीक, यदि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीपली पूछना हो तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने वाचन होते हैं, किसमें आम बहस होती है, किसमें भाषागत त्रुटियों को दूर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद 86 और 87 छूट गया था, उसको पढ़ना है। 85 नहीं है, वो 86 है। मैं गलती से 85 कह दिया था, 85 नहीं है, वो 86 है। अनुच्छेद 86 और 87 हमको पढ़ना था। कल जो 85 बोल रहा था वो 85 नहीं है, वो 86 है। 85 में कुछ और है। ठीक है, पचासी में क्या है, किसको मालूम है? किसी को मालूम है कि 85 में क्या है? 85 में सत्र, सत्रावसान और विघटन। सत्र बुलाना कौन से में है? 85 में। संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, विघटन करना, ये अनुच्छेद 85 में है। चाहो तो आप वहीं पर लिख लो, वहां पर नहीं लिखे अनुच्छेद का नंबर। सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये सब अनुच्छेद 85 में है। यहां से लेकर आगे तक जितना पढ़ाया हूं कल, वो अनुच्छेद 85 में। बढ़िया कॉपी बना रहे हैं नेपाल। घर में जाके बनाता है क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, संसदीय प्रक्रिया। हाँ, हाँ, इसी के अंदर सत्र जहां से लिखा है ना, हाँ, पूरा आप इसी को मान सकते हो। मतलब अनुच्छेद 85 में क्या लिखा है देखिए, सत्र, सत्रावसान, विघटन, ये हेडिंग है अनुच्छेद नंबर 85 का। अनुच्छेद नंबर 85, सत्र, सत्रावसान और विघटन। कल जो पढ़ा वो अनुच्छेद 85 था। आज हेडिंग देंगे अनुच्छेद 86, सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 86 में हेडिंग दो, सदनों में अभिभाषण मतलब होता है स्पीच। सदनों में अभिभाषण का
एवं संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, एवं संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, सदनों में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। ठीक, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, स्पीच हो गया। हेडिंग स्पीच, एच, सी के बाद एच का एवं संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। हो गया हेडिंग सबका। चलिए ध्यान से सुने। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा, इतना ही लिखा है। क्या लिखा है? राष्ट्रपति किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण, अभिभाषण मतलब स्पीच कर सकेगा। ठीक, इसके अलावा संसद में किसी विधेयक के संबंध में सदन को संदेश भेज सकेगा जो लंबित है, जो पेंडिंग पड़ा है। ठीक, संसद में लंबित विधेयकों के संबंध में संदेश भेज सकेगा। ठीक है, जैसे लोकसभा राज्यसभा में जिस विधेयक पर चर्चा हो रही होगी या जो पारित नहीं हुआ होगा, वहीं पड़ा होगा, लंबित होगा, पेंडिंग होगा, उसके संबंध में राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है। क्या हालचाल है उसका, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इस तरह से। ठीक, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 86। ठीक, क्या लिखेंगे इसमें? राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा तथा लंबित विधेयकों के मामले में वह संदेश भेज सकेगा। लिख लो एक लाइन, पहला पॉइंट लिखो। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों में, या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और अभिभाषण राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो। लंबित किसी विधेयक के संबंध में सदन को संदेश भेज सकेगा। लंबित किसी विधेयक के संबंध में, लंबित मतलब पेंडिंग, लंबित किसी विधेयक के संबंध में सदन को संदेश भेज सकेगा। लंबित किसी विधेयक के संबंध में सदन को संदेश भेज सकेगा। लंबित किसी विधेयक के संबंध में सदन को संदेश भेज सकेगा। ठीक, ये रहा अनुच्छेद 86। समझ में आ गया इतना? अगला हेडिंग दो, अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। हेडिंग देंगे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण समझ में आ रहा है? एक सदन में या दोनों सदनों में एक साथ स्पीच देना, अभिभाषण करना, अनुच्छेद 86 में है। और विशेष अभिभाषण क्या है? ये थोड़ा अलग है। विशेष अभिभाषण कब करेगा राष्ट्रपति? लोकसभा के चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र को, लोकसभा के चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र को, या प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत के बाद के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति क्या करता है? संबोधित करता है। ठीक, इसी को धन्यवाद प्रस्ताव भी बोलते हैं।
ठीक, यह राष्ट्रपति की व्यक्तिगत भाषा नहीं होती। जो संबोधन होता है वो राष्ट्रपति की व्यक्तिगत भाषा नहीं होती, वो मंत्री परिषद के द्वारा तैयार की जाती है। उसमें मंत्री परिषद के भावी कार्यक्रमों, भावी योजनाओं, नीतियों इत्यादि की जानकारी होती है। समझ में आ रहा है? फिर से सुने, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण क्या है? लोकसभा चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र को कौन संबोधित करेगा? राष्ट्रपति। वैसे ही वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो जब भी नया वित्तीय वर्ष चालू होगा उसके बाद जो भी पहला सत्र बुलाया जाएगा उसको भी कौन संबोधित करेगा? राष्ट्रपति संबोधित करेगा। उसी को क्या बोलते हैं? विशेष अभिभाषण। जो संबोधन रहेगा राष्ट्रपति का वो उनके हाथों से लिखा हुआ नहीं होता, वो कौन तैयार करता है? मंत्री परिषद। ठीक, उस संबोधन में कौन सी बातें बताई जाती है? तो सरकार की नीतियों, भावी कार्यक्रमों, योजनाओं इत्यादि की बातें वो बताता है। जो कौन तैयार करता है? मंत्री परिषद तैयार करता है। समझ में आ रहा है? विशेष अभिभाषण 2 बार, कब कब? लोकसभा चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र और हर वित्तीय वर्ष के पहले सत्र। 2 पॉइंट समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो लिखो। विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ऐसे ही हम जब विधानसभा पढ़ेंगे, राज्य पढ़ेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण हो जाएगा। जितना मैं बता रहा हूं सारा चीज सेम रहेगा। जहां पर राष्ट्रपति लिख रहे हो वहां पर राज्यपाल हो जाएगा, जहां पर लोकसभा लिख रहे हो वहां पर क्या हो जाएगा? विधानसभा हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो। भाग 5 पढ़ने के बाद भाग 6 बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। लिखेंगे विशेष अभिभाषण में पहला पॉइंट, लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र के शुरुआत पर, लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र के शुरुआत पर लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र के शुरुआत पर और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र पर और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेगा। संयुक्त रूप से संबोधित करेगा। ठीक, नीचे लाइन से लिखे, यह राष्ट्रपति की व्यक्तिगत भाषा नहीं होती। यह राष्ट्रपति की व्यक्तिगत भाषा नहीं होती, बल्कि मंत्री परिषद के द्वारा तैयार की जाती है। यह राष्ट्रपति की व्यक्तिगत भाषा नहीं होती, बल्कि मंत्री परिषद के द्वारा तैयार की जाती है। ठीक, मंत्री परिषद के द्वारा तैयार की जाती है। पूर्ण विराम। आगे लिखें, यह सरकार की नीतियों और भावी कार्यक्रमों की चर्चा का प्रारूप होता है। यह सरकार की नीतियों तथा भावी कार्यक्रमों की चर्चा का प्रारूप होता है। यह सरकार की नीतियों तथा भावी कार्यक्रमों की चर्चा का प्रारूप होता है।
बस ठीक। तो ये अनुच्छेद 86 87 हो गया खत्म। अगला हेडिंग दीजिएगा, कल पढ़ेंगे विधायी कार्य। सर ये विशेष अभिभाषा जो है लोकसभा कार्यकाल कितने बार पहुंचेगा या 5? हाँ, एक बार तो पहला सत्र जब बुलाया जाएगा चुनाव के पश्चात, जैसे अभी मई में चुनाव होगा। सर व्यवहार में 5 या 6 बार, 5 या 6 बार हो सकता है विशेष अभिभाषण। दोनों एक साथ फंसता होगा। हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतम या मिनिमम ऐसा कुछ नहीं है। मान लो अभी हाँ फंस सकता है यार, क्योंकि मई में चुनाव हो रहा है आजकल, मई में हो रहा है अभी, है ना चुनाव। जो लोकसभा का चुनाव होगा, शपथ ग्रहण वाला समारोह होगा, वो मई में होगा। कितना मई को हुआ था? 26 मई को हुआ था शायद, 26 मई 2014। ठीक है, ठीक, आचार संहिता भी लग जाएगा। तो मई में होगा चुनाव, थोड़ा पहले हो जाएगा। मई में लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा, ठीक है, अभी 2024 में। तो चुनाव के बाद पहला, उसके बाद 2025, 26, 27, 28, 29 ऐसा मान लो। ठीक है, तो 5 या 6 बार, ये कोई फिक्स नहीं है कि इतने बार होता है या इतना बार नहीं होता है, ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग दीजिए विधायी कार्य। कल पढ़ेंगे विधायी कार्य। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कठिन टॉपिक भी है, क्योंकि इसमें वित्त विधेयक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसमें 4 विधेयक के बारे में हम पढ़ेंगे। एक साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक के भी 2 टाइप है, वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 2। ठीक है, चलिए कल आगे बढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ोगे आप लोग?